नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मॉडल पेपर्स या मॉक टेस्ट जो अपन बना रहे हैं उसमें 6टा मॉक टेस्ट है दोस्तों। इससे पहले 5 मॉडल पेपर आपके लिए बना चुके हैं, तो बहुत प्यारा मॉडल पेपर है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गणित के किस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में जो नवंबर में एग्जाम होने वाला है उसमें बनने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखो कंप्लीटली, आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको पता चलेगा कि वास्तव में 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आरआरबी ग्रुप डी में जो आते हो कैसे आते हैं और ऑनलाइन पेपर में किस प्रकार के प्रश्न इस बार देखने को मिलेंगे नए पैटर्न के अनुसार, और 25 चैप्टर से 25 क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिलेंगे वो इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, बहुत मजा आने वाला है आपको। हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा आपने जो तैयारी करी है वास्तव में अच्छी करी है नहीं करी है और किस प्रकार लेवल के क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का एक अच्छा तरीका आपको देखने को मिलेगा, तरीके बहुत शानदार सीखने की जरूरत मिलेगी दोस्तों आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है इसको गौर से देखिए, ये प्रतिशत टॉपिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, देखो सुनो। यदि 24 का 25% प्लस x का 20% 16 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया पूरी गणित में सिंपल सी बात है, का मतलब गुणा है और परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। तो ये 24 मैंने ऐसा कैसे लिख दिया आपके सामने, का मतलब गुणा होता है और ये 25/100 लिख दिया अपन ने इस प्रकार से, ठीक है। x का मतलब गुणा होता है और ये 20/100 लिख दिया मैंने, ठीक है, और बराबर लिख दिया मैंने आपके सामने 16। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, कर सकते हैं अपन। जो कटरा को काट दे 25 चौक 100 होता है और 4 से कटेगा 6 चौक 24, 20 से कटेगा 5 बार, ठीक है। तो उधर क्या बच गया आपका 6, यहाँ 6 बचा है तो 6 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 16 में से माइनस हो जाएगा और ये x/5 को आप ऐसा कैसे रखिए, ये 6 इधर जाकर माइनस का हो गया, कितना हो जाएगा आपका 10 और 10 को 5 से कैंची गुणा कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, हो जाएगी 50। तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई थी कि x का मान क्या होगा, तो भैया x का मान हो जाएगा आपका 50, बिल्कुल सिंपली। मतलब x का मान जो आप निकाल पा रहे हैं वो 50 हो जाएगा आपका, मतलब x का मान जो होगा आपका वो 50 होगा। ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया आपका बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अगला क्वेश्चन जो अप्रोच कर पा रहे हैं अपन और अगला क्वेश्चन जो बढ़ रहा है आपका वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आयु संबंधी प्रश्नों का है। वो क्या कह रहा है देखो सुनो। 6 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की दुगनी थी। 6 वर्ष पहले की बात है कि a की उम्र थी ना, b की उम्र की दुगनी थी। 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखो 2 व्यक्ति ले रहे हैं अपन a और b, इनको गौर से देखिए, बहुत प्यारी और मजेदार बात और अच्छा क्वेश्चन है। देखो 6 वर्ष पहले की बात है, a की उम्र b की उम्र की दुगनी थी। मान लो b को x मान लो और a का कितना हो जाएगा 2x, तो दुगनी कर दिया अपन ने, 2x कर दी। और ये 6 वर्ष पहले की बात है भैया। तो 6 वर्ष पहले से यदि आपको वर्तमान माना है, 6 वर्ष पहले से यदि आपको वर्तमान माना है तो समय जुड़ता है भैया, तो दोनों में 6 जोड़ दीजिए आप। तो इसमें 6 जोड़ोगे आप तो 2x + 6 हो जाएगा और इसमें 6 जोड़ोगे तो x + 6 हो जाएगा। तो ये दोनों की वर्तमान आयु आ गई। अब आगे का पढ़ लेगा। यदि उनकी वर्तमान उम्र में 4:3 का अनुपात है, तो वर्तमान उम्र में जो अनुपात है वो 4:3 का अनुपात है, तो b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भैया ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर कर दो जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो बराबर करते ही लिखा मैंने 2x + 6 और बटा x + 6 बराबर 4/3। अब एक कैची गुणा कर दो जिसमें x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको इससे कर सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, 3 को इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा आपका 18, x को गुणा करो 4x और 6 चौक 24, ठीक है। अब 4x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और 18 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 6। तो x बराबर हो जाएगा आपका 3। x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। मतलब x की वैल्यू अपन निकालने में कामयाब हो गए भैया। और x का मान निकालने के बाद आपसे क्या पूछी, b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो b की वर्तमान आयु कितनी, x + 6, ये b की वर्तमान आयु आ गई। तो b की वर्तमान आयु x + 6, तो x का मान कितना निकाल चुके हैं अपन, देखिए आप फटाफट। तो x का मान निकाल चुके हैं भैया 3 और 3 में 6 जोड़ा तो कितना आ जाएगा आपका 9 ईयर्स। तो b की वर्तमान आयु कितनी आ गई आपकी 9 ईयर्स। तो b की वर्तमान आयु हो गया आपकी 9 ईयर्स, मतलब 9 साल का b वर्तमान में है। तब b की वर्तमान आयु 9 साल हो जाएगी, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब होगा भाई, जो आयु संबंधी प्रश्न से लिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है आपको, ये बिल्कुल सिंपल और काफी इजी क्वेश्चन है भैया। और अनुपात में एक सिंपल सा नियम है कि जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। m के सामने 3 लिख रहा है तो m का मान कितना है 3, और n के सामने 2 लिख रहा है तो n का मान कितना होगा 2। तो m का मान तो 3 हो गया और n का मान कितना होगा 2। बस वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो वैल्यू रखते हैं अपन, 4 गुणा m का मान कितना 3 प्लस 5 गुणा कितना होगा आपका 2।
ये बिल्कुल सिंपल है ना। अब नीचे देखोगे तो 4 गुणा m का मान कितना आपका 3 माइनस 5 गुणा n का मान कितना आपका 2। ये 4 3 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 कितना होगा 22, 12 और 10 कितना होगा आपका 22। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 12 और 5 दूनी 10 है ना। देखो तो यहाँ भी वही सेम है 10 लेकिन 12, तो यहाँ घटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका ये 12 है ना। 4 3 12 और 5 2 आएगा सॉरी है ना, घटने के बाद 2 बच जाएगा, ये 2 आ गया। और जब भाग दोगे आप तो ये आ जाएगा 11:1। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 11:1। बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। ये अनुपात समनुपात का सिंपल सा सवाल था जिसको काफी इजीली और आसानी से अप्रोच अपन कर पाए और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब, जो बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से अप्रोच हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसको गौर से देखो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि x का मान वर्गों में दिया गया हो तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। यदि x का मान वर्गों में दिया गया है तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। इसको गौर से देखो, आप नोटिस कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने का डायरेक्ट सूत्र होता है भैया ये वाला l प्लस, ये होता है l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। तो अगर आपको बहुलक ज्ञात करना तो बहुलक इससे ज्ञात कर सकते हैं आप, है ना। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जब भी कभी आपको बहुलक ज्ञात करना, अगर वर्ग अंतराल आपको दे रखा है इससे बहुलक आप ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यदि x का मान वर्गों में दे रखा है तो बहुलक इससे ज्ञात करते हैं l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। आई वर्ग अंतराल है, l निम्न सीमा है और ये इससे पहले वाली बारंबारता है और ये बारंबारता f1 है और बाद वाली बारंबारता f2 है। ये सब इनका मतलब है, इससे आप बहुलक निकाल सकते हैं बिल्कुल सिंपली। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं सो गौर से देखो। यदि एक कक्षा से 30 किलो भार का छात्र चला जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 kg अधिक हो जाएगा, तब नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। तो भाई आपसे पूछा नए छात्र का वजन, है ना, नए छात्र का वजन, नए छात्र का वजन। तो भाई अपन अच्छी तरह जानते हैं कि नए छात्र का वजन आपसे पूछा तो गए छात्र का वजन लेंगे अपन, है ना। तो देखो जा रहा है कोई यहाँ तो कमी हो रही है, पॉसिबिलिटी है। तो गए छात्र का वजन आपसे पूछा गया है तो 30 किलो भार का छात्र जा रहा है, कितना जा रहा है बताओ 30 किलो भार का। अब 20 छात्रों का औसत भार 0.75 kg कम हो जाता है। ठीक है, तो नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। नए छात्र का वजन बराबर गए छात्र का वजन। तो गए छात्र का वजन क्या कितना बताइए, 20 छात्रों का औसत भार 0.75 kg अधिक हो जाता है और 30 किलो भार का छात्र चला जाता है। तो 30 किलो भार का छात्र चला गया। ठीक है, अब देखो औसत भार में कितनी वृद्धि हो गई 0.75 की, लेकिन देखो वृद्धि को क्या समझेगा वृद्धि, 0.75 की वृद्धि हो रही है तो 0.75 की वृद्धि लिख दिया। ठीक है, और छात्र कितने 20, 30 किलो भार का छात्र चला जाता है तो 20 छात्रों औसत भार अधिक हो जाएगा, तब नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो जा रहा है आपका तो ये 20 ले लिया अपन। अब मुझे नए छात्र का वजन चाहिए, गए छात्र का वजन प्लस माइनस कमी वृद्धि इंटू संख्या। अब संख्या कौन सी आ रही है देखो आपकी नई संख्या ले लिया। और अगर यहाँ पुराना औसत पॉसिबल ले रहे हैं अपन तो उस प्रकार से ले सकते हैं अपन। देखो तो बोलिए, तो अगर संख्या की बात करें तो इसको गुणा कर देते हैं अपन, तो पॉइंट हटा देते हैं और पॉइंट हटा दे 2 जीरो लग जाएगा और 20 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, 5 से काटे 15 बार और 15 30 कितना हो जाएगा 45 किलो। तो नए छात्र का जो वजन आपका निकल के आ रहा है वो आ जाएगा 45 kg। इस प्रकार से आप नए छात्र का वजन निकाल सकते हैं। तो नए छात्र का वजन जो आपने निकाला है वो आ गया आपका 45 kg, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आपको देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं ये क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। अब 6 नंबर क्वेश्चन ज्योमेट्री से दिया गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, कर सकते हैं हम। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है और x का मान आपको ज्ञात करना है। तो भाई आप जानते हैं O वृत्त का केंद्र है, x का मान आपको ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करना है, ये तो आपको दे रखा है 45 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, अब आप जानते हैं केंद्र से परिधि को मिलान रेखा क्या कहते हैं अपन, त्रिज्या कहते हैं, है ना। केंद्र से परिधि को मिलान रेखा कहते हैं त्रिज्या। तो भाई ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। जब दोनों त्रिज्याएं थे समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज दो समान भुजाओं द्वारा आधार के साथ बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। अगर वो 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 होगा, तो दोनों 45 होंगे तो कितना डिग्री होगा आपका 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा आपका 90 डिग्री, और ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। शीर्षक में कोण आमने सामने बराबर होते हैं। अब आप जानते हैं कि ये भी त्रिज्याएं हैं तो ये दोनों भी 45 के होंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 45 डिग्री। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी अप्रोच नहीं, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से डिनोट कर पाए अपन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, देखो 4,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिश्रधन और मूलधन का अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है भैया, मजे लेने की कोशिश की सिर्फ। मिश्रधन और मूलधन का अंतर, अरे जो मिश्रधन मूलधन का अंतर होता है वही तो साधारण ब्याज होता है। मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटा दें तो क्या आ जाता है बताओ, साधारण ब्याज आ जाता है। तो वही तो पूछ रहा है आपसे, और क्या पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज तो अपन निकाल ही सकते हैं, आता है अपन साधारण ब्याज निकालना। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये तो सिंपल सवाल है, बस लैंग्वेज अच्छी थोड़ा समझ लेने की कोशिश किए। हाँ ना, 500 को 20 200 हो जाएगा, 200 को 400 गुणा किया तो 800 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा इन दोनों का अंतर 800 रुपये। ये लो, कई बार थोड़ा हाइपर ले लेते हैं बच्चे, इसलिए इस लैंग्वेज को हेवी समझ लेते हैं, लेकिन मूलधन और मिश्रधन दोनों का जो अंतर है वो साधारण ब्याज होता है भी, इसलिए दोनों का अंतर अपन गौर से साधारण ब्याज देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 की पॉसिबिलिटी आपने देखी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करने का आतंक है, इसको गौर से देखिए। पुटअप वेरिएंट है, काफी अच्छा वेरिएंट है जो एग्जाम के साथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख पा रहे हैं तो इसमें वर्गमूल निकालने हैं आपको, और वर्गमूल निकालते हैं आप क्वेश्चन का जवाब काफी आसानी से दे सकते हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ आप सुने 100 की पावर 1/2, 100 की पावर 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल निकालना भी। तो 100 का वर्गमूल कितना निकाल दोगे आप, 10, ये निकल गया। गुणा दशमलव कितने अंकों का आ गए, 3 के आगे, या 3 अंकों, 1 2 3 अंकों का दशमलव है, और 1/3 का हाथ लग रही है, 1/3 का हाथ लग रही है, 3 अंकों का दशमलव, तो 1 अंक के आगे दशमलव निकल के आ जाएगा आपका आना, तो ये आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ये लिख दिया अपन ने। अब देखो यहाँ दशमलव कितने अंकों का आ गए, या फिर अपन डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, 16 को लिखो 2 की पावर 4, 16 क्या लिख दिया 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब ही 16 होता है। दशमलव कितने को 4 का आ गए, तो 4 0 लग जाएगा, मतलब 10 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ। और 1/4 का आप ऐसे लिख दो ताकि आसानी से समझ पाओ, कमजोर से कमजोर बच्चे। 3 की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 लिख दिया अपन ने। और ये जब माइनस में दे रखा है, प्लस में करने के लिए पलटा मार दो इसको, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट हटा दे वहां से, तो ये 1/10 हो जाएगा आपका। इसको सोल दो, तो ये जो घात है दोनों की कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। यहाँ बढ़ जाएगा आपका 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 1/5 आपका, और ये हो गया आपका प्लस 4/5। और भी कट दो तो 1 बार कट जाएगा, अब ला से ले सकते हो आप 5, 1 का भाग दो 5 में 5 बार 5 हो जाएगा, यहाँ 1 बार और यहाँ 1 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 9। अगर हम बात करें आपके सामने 9 हो जाएगा, और 9 में से 1 कितना 8, तो ये 8/5 होगा भी, तो 1 पंजे 5 ऐसे, और 6 पंजे 30 हो जाएगा। ये लो, तो एग्जैक्टली आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1.6। एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा आपका 1.6। तो बिल्कुल सिंपल है, करने का आता है क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा वर्गमूल घनमूल का कॉम्बिनेशन है। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, दशमलव पर ध्यान देना था। अगर जैसे आपने दशमलव पर ध्यान दिया, क्वेश्चन काफी इजीली काफी आसानी से डिनोट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब था भैया। 9 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन भी है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कह रहा है देखो सुनो, 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर पर 1200 रुपए के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। देखो 1200 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई भी है ना। 1 साल तक तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता नहीं, और 1 साल के लिए SI और CI दोनों बराबर होते हैं। अब आप जानते हैं कि 1 साल के लिए SI CI दोनों बराबर होते हैं, तो उनका अंतर भी क्या होता है 0 होता है। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं संख्या की जरूरत है। तो 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपस में बराबर होते हैं, तो उनका अंतर हमें से क्या आता है भाई 0। तो इस क्वेश्चन में जवाब क्या हो गया आपका 0, विदाउट कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा रेलगाड़ी संबंधी प्रॉब्लम का है, और क्वेश्चन क्या दे रखा देखो सुनो, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक ही दिशा में जा रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है ना। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को है ना 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो यूँ पूछा आपसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब देखो दोनों रेलगाड़ी का एक दूसरे को पार करे, तो क्या बोला था ना अपन, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे तो कुल लंबाई के लिए दोनों की लंबाइयों को जोड़ देते हैं अपन, ठीक है। अब 2 रेलगाड़ी दे रखी, देखो दोनों की चालें भी दे रखी है अपन को, समय भी दे रखा है। अब तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को बैठे एक आदमी 16 सेकंड में पार कर जाती है, तेज चलने रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब अपन को पता तो नहीं, देखो दोनों की लंबाइयों को अपन बराबर मानना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली एक की लंबाई तो हमको देना चाहिए, यहाँ पर नहीं दे रखी है। समय बराबर कुल दूरी बटा कुल चाल होता है, समय बराबर कुल दूरी बटा कुल चाल। मान लीजिए दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही, कैसे भी पार करो, कुल लंबाई के लिए दोनों की लंबाइयाँ जुड़ती भी है, तो मैंने L1 + L2 ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पर चालों का अंतर आता है, तो यहाँ पर जो समय है वो तो दे रखा है, आपको समय लिख देता हूँ मैं, समय दे रखा है तो समय लिख दो पहले में 16 सेकंड। समय कितना दे रखा है आपको 16 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है।
और चालों का अंतर आएगा बे नीचे, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे तो चालों का अंतर आता है। तो 56 और 29 का अंतर जो बन रहा है आपका, वो देखिए कितना आएगा। 56 में से 29 घटा दीजिए, एक है ना, 20 21 27 हो जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर % बताने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो ये हो जाएगा आपका 15/2, इधर घुमा दो 15/2, तो ये हो जाएगा आपका L1 + L2 बराबर 16 गुणा 15/2। अब 2 से कट जाएगा 8 बार, तो 15 8 हो जाएगा 120 मीटर। 15 8 कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। 15 8 120 है ना, ऐसा हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया 15 8 120, तो 120 मीटर हो गया। लेकिन यहाँ अपन कह सकते हैं आपके सामने कि अगर दूरी मान रहे हैं तो ये तेज चलने वाले की दूरी मान रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट मान रहे हैं, इसलिए उसकी दूरी को अपन 0 मान रहे हैं। तो उसकी 0 अगर हम मान लेते हैं अपन, तो उसकी जो डिस्टेंस है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई तेज चलने वाले की, वो 120 मीटर आ जाएगी बिल्कुल सिंपली, है ना, क्योंकि वो पार कर जाए। अगर ये L2 अपन 0 मान लेते हैं तो L1 का मान 120 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 120 मीटर, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब हो गया भैया। आपको क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ का है, देखो लाभ आने का टॉपिक का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो सुनो। एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को 110% लाभ पर बेचता है, होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार ग्राहक को 15% आने पर 56,100 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर अंतिम वाले का क्रय मूल्य दे रखा है, देखो आप, और पहले वाले का पूछा है, तो अंतिम वाले का दे रखा है आपको 56,100 रुपये, और पहले वाले का पूछा वो ए मान लो आप, ठीक है। पहला लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो, और हानि तो 100 में घटा के लिखो। तो फर्स्ट तो लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखा 110/100, लाभ है तो 100 में जोड़ के। दूसरा क्या, ये भी लाभ है तो 120/100, और तीसरे वाले की बात करें तो हानि है तो 85/100। ये अपन ने लिख दिया आपके सामने। अब 0 काउंट करके काट दो, जिसमें ए का मान आ जाएगा आपका, वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा स्टार्ट में उत्पादक द्वारा। चलो देखिए, तो 0 काउंट करो, 2 0 से जो 2 0 कटी रही अपने पास, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं, ये काट दिया अपन ने। 5 से काट दो 17 बार, हाँ ना 17 बार काट दिया, ये 5 17 बार, ये लिख दिया 17, और ये 20 बार कट गया। और भी यहाँ पर संख्याएं कट रही है तो उनको काटेंगे, पहले 4 से काटो 3 बार, और 4 से काट दो 5 बार, ठीक है। अब ऊपर संख्याएं नहीं कट रही, सामने कट रही, सामने भी काट सकते हो आप, अगर आप 3 से काटना चाहो तो। चलो 3 से काट देते हैं, पर देखो 1 3 3 है ना, 1 3 3 एक बार, 7 8 3 24, और 7 3 21, 20 बार कट गया। अब 17 का पाड़ा बोलो, 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 1100 बार, ठीक है। और ये दिख रहा है 11 से 11 पे कट गया 100 बार। तो एग्जैक्टली देखोगे तो इधर 100 बचा है, इधर 1 बचा है, ऊपर ए बचा है, और जब 5 को 100 से गुणा किया तो 500 बचा है, बस ये बचा है। बस 500 क्या करना, 100 से गुणा कर दो, जिसमें आंसर आ जाएगा। तो उत्पादक का शुरू का जो क्रय मूल्य है वो लागत मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 50,000। कितना आ जाएगा आपका, 50,000 रुपये, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से डिनोट कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 11 का जो जवाब है आपका, वो 50,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा, मतलब आंसर जो हो जाएगा आपका वो 50,000 रुपये, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा और अच्छा सा। तो वर्गमूल में दे रखा है 1 + कोट स्क्वायर है गुणा 1 - साइन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर a - 1 दे रखा है, बराबर होगा। तो देखो इनके जो फॉर्मूलाज है, अगर आपको पता है तो क्वेश्चन का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फॉर्मूलाज अगर पता नहीं आपको तो फिर दिक्कत आएगी। देखो तो 1 + कोट स्क्वायर a, ये होता है भैया कोसेक स्क्वायर a, तो कोसेक स्क्वायर a होता है। 1 + साइन स्क्वायर a, तो ये होता है भैया कोस स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर a - 1, ये होता है भैया टेन स्क्वायर a। ये जितने भी स्क्वायर दिख रहे हैं इनसे वर्गमूल कट जाता है, तो डायरेक्ट भी हटा सकते हो, मैंने आपकी सुविधा के लिए नहीं हटाया। तो इधर तो कोसेक a बचेगा भैया, क्या बचेगा, कोसेक a, और कोसेक a का मतलब होता है 1/sin a। यहाँ बचेगा कोस a, और यहाँ बचेगा टेन a, तो टेन a बचेगा, टेन a क्या बोलते हैं अपन, साइन a/कोस a, ये बोला जाता है। साइन a कटेगा, कोस a कटेगा, क्या बचेगा बताओ, 1 बच जाएगा। और एक आप सोच रहे हो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, अरे भाई इसका मान 1 ही होता है, साइन स्क्वायर a + कोस स्क्वायर a का मान कितना होता है, 1 होता है, और किसी का मान 1 नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नहीं तो तुम सोच लो सर एक तो ऑप्शन में दे रखा था, आंसर क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर a + कोस स्क्वायर a का मान जो होता है वो 1 ही होता है, इसलिए एक ही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन में भी दिमाग लगाया, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में पुट अप वेरिएंट अच्छा रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, बहुत प्यारा सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, देखो सुनो, ए और बी किसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
ए और बी जो है वो किसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी से 10% अधिक कार्य करने में दक्ष हो तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखो ए और बी की बात करें, ए बी से 10% अधिक कार्य करने में दक्ष हो। अगर ये 100% काम कर सकता है तो 110 करेगा, 10% अधिक दक्ष है ना। अब ए और बी मिलकर 16 दिन में करते हैं तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 210। तो भैया 210 क्षमता वाले कर रहे हैं 16 दिन में। किसका पूछा? ए का। तो 110 क्षमता वाले कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 210 क्षमता वाले 16 दिन में कर रहे हैं तो बताओ ये 110 क्षमता वाले कितने दिन में करेंगे? तो ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, और तो 11 से तो कटना ही नहीं है ना। तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। 16 कम 16 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 33, अरे 11 का भाग लगा तो नीचे। अब ये दिन आ जाएंगे आगे, तो आप चाहो तो 11 का पहाड़ा बोलिए, 11 तिया 33, इसमें भाग नहीं जाए तो भाग टूट की 0, 6 शेष पल। तो एग्जैक्टली आंसर आएगा 30 से 6/11 दिन। एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 30 से 6/11 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल सिंपली समय और कार्य का क्वेश्चन है जो काफी इजीली से बिलोंग करा दिया अपन। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको देखिए कौन सी पॉसिबिलिटीज का वो देखिए। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये समय चाल दूरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/4 दर पर टहलते हुए 1 से 1/2 घंटे तक यात्रा करता है, ठीक है। तो उसकी सामान्य गति दर क्या है? सामान्य गति दर या नियत चाल से जाने में लगा समय, सामान्य गति दर बोला, नियत चाल से जाने में लगा समय बोलते हैं इसे। और नियत चाल से जाने में लगा समय अगर आप निकालना चाहो तो ये होता है व्यय, ये समय होता है जो समय आपको दे रखा है। तो नियत चाल जाने में लगा समय यहाँ पर जो दे रखा है ना आपको, ये 3/4, ये ऊपर ए का मान है और ये बी का मान है। तो ए का मान 3 दे रखा है और इन दोनों का जो अंतर है वो 1 आएगा, और समय दे रखा है 1 से 1/2 मतलब 3/2। तो 3/2 से गुणा कर दे, तो ये 9/2 मतलब 4.5 घंटे हो गए। तो नियत चाल से जाने में जो समय लगेगा वो लगेगा आपको 4.5 घंटे। बिल्कुल छोटा तरीका है, आसान है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर रहे हैं। तो नियत चाल से जाने में लगा समय या उसकी सामान्य गति दर है वो 4.5 घंटे भी, नियत चाल से जाने में लगा समय भी कह सकते हो आप। ये क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 15 है। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपको देखो, नोटिस करना उसे गौर से देखो। एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर की दर से चलाता है तो जल प्रवाह की गति क्या है? देखो ये बोल रहा बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है, धारा की दिशा में चाल दे रखी है मतलब ये, और ये धारा की दिशा में चाल दे रखी है आपको, और जल प्रवाह गति पूछे मतलब नाव की। तो नाव की चाल निकालने आपको तो आप क्या कह सकते हो, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की दिशा में चाल बटा 2, ये होती है भी नाव की चाल। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है आपकी 6, विपरीत दिशा में चाल कितनी है 4, और बटा कितना हो जाएगा 2, तो ये होगा 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की जो चाल होगी आपकी, नाव की चाल को ये नाव की नहीं धारा की चाल, तो धारा की जो चाल होगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल है, जल प्रवाह की गति बोलो या धारा की चाल बोलो या नदी की चाल बोलो, ये बात एक होती है, बिल्कुल सिंपल। नोट कर दे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो लासा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपली। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो सुनो, दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है और उनका मासा दे रखा है 4। संख्या दे रखी 3:4 का अनुपात है देखो, और मासा दे रखा है 4, तो उनका लासा ज्ञात करना है। तो भैया मासा देना वो कॉमन मान होता है, और कॉमन मान को अगर इनसे गुणा कर दे अपन, जैसे इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 4 से गुणा कर दो, तो संख्या आ जाती है भी। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी बताओ आपकी 12 आ जाएगी, और दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 16। अब इनका लासा निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? ऐसी छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें दोनों का भाग पूरी बार चला जाए। तो भाई ऐसी संख्या आपकी 48 होगी, तो 48 में दोनों का भाग पूरी बार चला जाएगा, 12 का भी जाएगा और 16 का भी जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 48। ये हो गया आपका लासा, जो बिल्कुल सिंपली डिनोट किया, काफी इजीली कर दे। ये क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब था भैया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको जो दिखाई दे रहा है उसको आप गौर से देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कैलकुलेशन का सरलतम मान ये समझ लो आपको सिंप्लीफिकेशन करवा रहा है, तो इसको गौर से देखिए क्या कहना चाहता है। a³ माइनस b³ है ऊपर, a³ माइनस b³ है। अब देखो a³ माइनस b³ जब दे रखा है आपको, तो ये वेरिएंट खुल सकता है आपको, मतलब इसको खोल सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं। तो a³ माइनस b³ जब आप खोलोगे तो ये वेरिएंट ऐसा कैसा बनेगा, ये कट जाएगा आपका। मैं खोल के बताता हूँ a³ माइनस b³ कैसे खुलता है। a माइनस b खुलेगा पहले, ये a माइनस b आता है बाहर, और अंदर क्या आता है a² प्लस ab प्लस b² आता है, a² प्लस ab प्लस b² आता है। तो a² का मतलब 0.96 का स्क्वायर, ab
मतलब 0.1 और 0.96 को गुणा करोगे तो 0.096 आ जाएगा, और b स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर कर दे। ये ऊपर खोल दिया मैंने। अब नीचे अगर आप देखना चाहोगे तो नीचे वही संख्या है 0.96 का स्क्वायर, 0.096 और 0.1 का स्क्वायर। तो ये जो संख्या दिख रही है सेम टू सेम संख्या है, इजीली घट रही है। बस आपको करना क्या है, 0.96 में से 0.1 घटाना है आपको, तो 1 कुछ घटाते हैं, जैसे कितना आ जाएगा 0.86 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्जैक्टली पॉसिबल बनेगा आपका 0.86, तो आपका आंसर होगा 0.86, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 18 दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, एक वर्ग की भुजा 28 मीटर है। तो भैया वर्ग की चर्चा कर लेते हैं, और वर्ग आप अच्छी तरह जानते हैं, तो वर्ग बनाते हैं। देखो ये देखो ये वर्ग है, एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है आपको, देखो हाँ भुजा दे रखी है 28 मीटर, तो 28 मीटर भुजा का एक वर्ग है। सारी भुजाएं बराबर होती है वर्ग की, तो चारों भुजाएं बराबर होती है। इसके अंदर अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अधिकतम आकार का वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो अधिकतम आकार का वर्ग ऐसे बन सकता है भैया, अगर अधिकतम आकार का वर्ग बनाओगे तो इससे बड़ा वर्ग नहीं बनता है। तो याद रखना, जब भी कभी इस प्रकार से आप बनाओगे तो अधिकतम आकार का जो वर्ग बनाओगे, इसका जो व्यास होगा, ये व्यास इसकी भुजा के बराबर होगा, मतलब व्यास भुजा के बराबर हो जाएगा आपका। तो आप कैसे डायमीटर जो है ना वो भुजा के बराबर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि व्यास बराबर 28 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 14 मीटर। तो त्रिज्या अगर 14 मीटर होगी तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 होता है, आर 14 होता है, ये 14 होता है, और 14 त्रिज्या के लिए क्षेत्रफल अगर आप सोल्व करते हैं तो मेरे बच्चों को हम डायरेक्ट याद करवाते हैं, 6 से 16 वर्ग मीटर हो जाएगा। 7 त्रिज्या के लिए 154 होता है, और 21 त्रिज्या के लिए 1386 होता है, और 14 त्रिज्या के लिए होता है आपका 616। ये चाहो तो डायरेक्ट ध्यान रखोगे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और समय बचाना ही सेंट्रल लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट बात और काफी अप्रोच बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एलजेब्रा से लिया है, बहुत प्यारा सवाल है, गौर से देखो आप। ये कई बार ग्रुप डी में पूछा गया है, और ग्रुप डी को ध्यान रखते हैं, एनटीपीसी पॉसिबिलिटी भी काफी अच्छी रखी गई इसमें। तो गौर देखो, बहुपद x³ + x² + x - 3 का शून्य मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्लियर पूछा, इस लाइन को पढ़ो, शून्य मान ज्ञात कीजिए। तो भैया जब भी कभी शून्य मान पूछे ना, तो जो इबारत आपको दे रखी है पॉसिबल आपके सामने, शून्य मान आपसे पूछा है। शून्य मान का मतलब ये होता है कि इन ऑप्शन में से जिसको रखने पर इस समीकरण का मान 0 हो जाए, वो उसका शून्य मान कहलाता है। तो फिर देखो आपको रख के देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैं 1 रखता हूँ, देखो क्या रखता हूँ 1, क्योंकि शुरुआत हम 1 से करते हैं, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, -3, ऐसे रखा करो स्टेप स्टेप। तो मैं पहले 1 रखता हूँ, ऑप्शन से मतलब नहीं, तो 1 रखो, 1³ 1 का स्क्वायर 1 - 3, तो 1 1 1 3 होगा, 3 में 3 क्या था 0। भाई 1 रखने पर 0 आ रहा है, 1 रखने पर क्या आ रहा है 0, तो इसका शून्य मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे चेक करा करो, पहले 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2 फिर 3 -3, ये चेक करने का तरीका होता है। अभी इसका शून्य मान जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बिल्कुल सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, और समय की बर्बादी के हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया गया था एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बार कई बार रिपीटेड पॉसिबिलिटी है, आयतन नाम से भले लेकिन क्षेत्रफल या कह सकते हैं प्रतिशत का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन क्या है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो क्वेश्चन घन का बल है, और परसेंटेज परिवर्तन से अपन कर सकते हैं आपके सामने। तो आप जानते हैं पूरे गणित का ब्रह्मास्त्र है परसेंटेज परिवर्तन, और ये आप जानते हैं +- a होता है, +- b होता है, और +-ab/100 होता है। पूरी गणित में कई बार काम में लेते हैं भी। यह वृद्धि दे रही कि 50% की घन है, तो घन की भुजा क्यूब होता है आयतन, तो ये 50% 3 बार आएगा, तो 3 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो क्या कह सकते हैं बताओ, ये 50 शुरुआत में ले लिया अपन ने, फिर 50 ले लिया अपन ने, और अगला चिन्ह प्लस का आएगा, तो क्या लिखा 50 × 50/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, ये होगा 100, और ये 25 125%, कितना होगा 125। तो एक तो 25 और 50 एक बार और लेकर दोबारा करेंगे, आना 2 बार करना पड़ेगा भाई, 125 और 50, और 125 × 50 और बटा 100, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से काट देंगे आधा, ये हो जाएगा 175, 2 से काटो 62.5 हो जाएगा लगभग, है ना। 62 से 1/2 हो जाएगा, 62.5 बोल दो। अब इनको जोड़ दो तो वेरिएंट बन सकता है आपका, देखो जोड़ो आप, तो ये जोड़ दो, 62 जोड़ो कितना का 7 आ जाएगा, और 6 जोड़ो 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 237 से 1/2, तो ये होगा आपका 237 से 1/2%। एग्जैक्टली आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर होगा 237 से 1/2%।
ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिले। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन दे रखा है वर्गमूल घनमूल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल और इजीली। पहले 8 का घनमूल लिखना आपको। 8 का घनमूल कितना होगा आपका 2। 16 का घनमूल कितना होगा 4। ये भाग का चिन्ह आपका, जो पहले गुणा और भाग में से पहले क्या सोल होता है बताओ, भाग सोल होता है, तो पहले वर्गमूल निकाल देते हैं फिर भाग सोल कर देंगे। तो ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये गुणा का चिन्ह है, ये 5 हो जाएगा घनमूल निकाल देंगे। भाग सोल होता है तो पहले ये भिन्न ऊपर जाकर पलटा मार जाती है भी, तो इसको पलटा मार देते हैं अपन, 7/10 हो जाएगा और गुणा 5 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, तीनों गुणा में हो गए ना, इसलिए। अब 2 से कितनी बार कटेगा आपका 5 बार, और 5 से 5 कट जाएगा, तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 7/4। और अगर मिश्र भिन्न में जवाब दो, 7/4 तो ऑप्शन में है नहीं, 1 चौक 4, 1 से 3/4 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका 1 से 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दिया हुआ है, 1 से 3/4 वो अपन ने ले लिया आपके सामने। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको गौर से देखो भैया। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको गौर से देखो। ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक पाई चार्ट आपको दे रखा है, और पाई चार्ट देने के बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए हैं। किस विषय में 105 अंक अर्जित किए हैं। देखो आपको बोला है यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 540 है ना, कुल अंक कितने 540 है, और डिग्री में दे रखा है आपको, तो आपको पता है कि 360 डिग्री बराबर दे रखा है 540, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 540/360। अब किसका पूछा आपसे, 105 अंक किसी में विद्यार्थी ने अर्जित किए, देखो तो यहाँ पर आप कह सकते हैं उसका डिग्री बराबर, तो अपन 1 डिग्री बराबर है ना, निकाल चुके हैं अपन। अब मुझे चाहिए देखो 1 डिग्री की वैल्यू, तो अपन क्या करते हैं 0 से 0 काट देते हैं, है ना। फिर अपन अंकों का निर्धारण यहाँ से भी कर सकते हैं, कितना अंक हो रहे हैं, कितने 1 डिग्री बराबर कितने अंक हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखो सुनो, तो यहाँ पर काटो 18 से, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, ठीक है। तो अपन क्लियरली कह पा रहे हैं कि 1 डिग्री बराबर 3/2। 1 डिग्री बराबर कितना 3/2। अब ये बोल रहा है कि 105 अंक कितने डिग्री के बराबर है, 105 अंक है ना, वो कितने डिग्री के बराबर है। मान लो अगर मैं 70 से दोनों साइड गुणा कर दूं, 70 ऐसा हिंदी में दे रखा है देखो 70 है ना, तो 70 से दोनों साइड गुणा कर देता हूं इसको। जैसे 70 से इसको दोनों साइड गुणा करते हैं 70 डिग्री हो गया, तो इधर भी 70 से गुणा कर दिया मैंने 70, है ना। कितने अंक के बराबर है 35, तो 35 से 105 अंक होता है भैया, तो 70 डिग्री बराबर 105 अंक है। 70 डिग्री बराबर कितना 105 अंक। और आपसे ये बोला 105 अंक अर्जित कौन से विषय में किए, तो 70 डिग्री किसका बताओ, हिंदी का ही है। तो एग्जैक्टली आंसर क्या होगा आपका हिंदी में, किस में अर्जित किया बताओ हिंदी में, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी में। ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था आपका 22 नंबर। 22 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कर सकते हैं, देखो है ना। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो प्रायिकता टॉपिक से हर बार अपन प्रायिकता का अलग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसमें बॉक्स वाला क्वेश्चन है, देखो एक बॉक्स में 10 आम है जिनमें से 4 सड़ गए। देखो 10 आम है उसमें से 4 सड़ गए, टोटल अपने पास 10 आम है, उसमें से 2 वेराइटी हो गई, एक तो 6 और 4 के रूप में। 6 तो सही है, 6 तो क्या है सही, और कितने सड़ गए 4 सड़ गए। कितने सड़ गए 4 सड़ गए, ठीक है 4 सड़ गए। एक साथ 2 आम लिए जाते हैं, अब एक साथ 2 आम लेगा, 10 में से 2 लेगा, 10 में से कितने लेगा 2, तो उनमें से एक अच्छा और दूसरे के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। एक अच्छा है और दूसरे के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है, मतलब दोनों का अच्छा होने की प्रायिकता पूछी आपसे, तो दोनों का अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो ऊपर क्या लेते हैं अपन, जो चांस होते हैं, तो 10 में से 2 लेने आप, 10 में से कितने लेने 2, तो 10 C2 लेना ऊपर से। आपको देखो कितने, अब अपने पास लेना क्या है, देखो सुनो अच्छा लेना है, तो अच्छा कितना सही कितने अपने पास 6, तो सही आने के चांस कितने 6 में से 2, तो 6 में से 2 चांस सही आने के देखो अपने पास, तो अपन 6C2 बोलेंगे इसको, ये तो सही आने के चांस है, और 6 में से 2। और नीचे जब लेंगे अपन तो कंप्लीट कुल चांस कितने हैं, ये तो वो चांस है सही आने के, है ना, अच्छे आने के चांस है। अब कुल आने के चांस, तो कुल 10 में से 2, या 10 में से 2 है या 6 में से 2 है, ठीक है। तो 6 में से 2 आपके चांस है, ये कुल चांस है, तो इससे आ जाएगी आपकी कितने चांस, आप प्रायिकता क्या बनती है आपकी आ जाएगी। तो इसमें भैया इसका मतलब होता है उल्टी गिनती लिखना, तो उल्टी गिनती लिखेंगे अपन, तो 6 2 बार तक 6 गुणा कितना आ जाएगा 5 आपका, और यहाँ पर 10 का उल्टा गिनती लिखोगे, 10 गुणा कितना लिखोगे 9 लिख दोगे, ठीक है। अब काटते ही आपका आंसर बन जाएगा, जो बिल्कुल सिंपल होगा। 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार कट जाएगा, और 2 से कितनी बार कट जाएगा आपका 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 से 9 कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो एग्जैक्टली आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/3। तो बिल्कुल सिंपली डिनोट किया जाएगा, आपके सामने जो प्रायिकता निकल के आएगी वो आएगी आपकी 1/3।
3। तो ये क्रमचय संचय भी है, ये सीखना पड़ता है पूरा टॉपिक। तो क्रमचय संचय में जितना चांस होते हैं सही वाले, तो सही बटा कुल मान होता है। तो ये जो आपको चाहिए वो और बटा कुल मान होता है, वो लिखा अपन ने। तो ये तो सही मान जो अपन ने लिया 2 6 में से 2 लेंगे सही में से, और ये कुल मान हो गया आपको, तो उससे करा जाता है 1/3 हो गया। क्यों? क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। जिन्होंने टॉपिक पढ़ लगा प्रोबेबिलिटी वो आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, नंबर्स टॉपिक से है। 2 संख्याओं में 14 का अंतर है, तो 2 संख्याओं में 14 का अंतर आपको दे रखा है, उनका योग दे रखा है 20 का। तो योग भैया हो गया 20 का, बिल्कुल सिंपल सवाल है ना। तो दोनों संख्या गुणनफल आपसे पूछा तो कोई बड़ी बात नहीं है, x का मान निकाल दो। 2x बराबर 34 और x बराबर हो गया 17। अब x का मान 17 आ गया और दोनों का जोड़ कितना है 20, तो बताओ y का मान कितना आ जाएगा 3। तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा 17 3 51। दोनों का जो गुणनफल आपको देखने को मिलेगा वो कितना आ जाएगा आपका 51। ये क्वेश्चन नंबर 24 आपको देखने को मिला है। 24 के बाद अंतिम क्वेश्चन फ्रैक्शन टॉपिक से है, मतलब सरल कीजिए, मतलब ये लंगड़ी भिन्न का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन भिन्न से। अंतिम क्वेश्चन अपना भिन्न का है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का तरीका आप अच्छी तरह जानते हैं, नीचे से ऊपर की ओर सोल्व किया जाता है अभी। मतलब जब भी आप सोल्व करोगे ऐसे सोल्व करना पड़ता है, नीचे से ऊपर की ओर। और सोल्व कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 5 कम 5, 5 है 4 कितना 9, तो ये 9 बटा कितना हो जाएगा आपका 5। क्वेश्चन के अंदर ही सोल्व करना शुरू कर दिया करो, देखो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब आप इसमें इसका भाग लगाओगे तो ये पलटा मार के तो ऊपर जाएगा भी, तो ये आप जब काटोगे तो कट जाएगा 3 से, कितनी बार कटेगा 3 बार। फिर 5 पलटा मार के ऊपर चला जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 5/3, ठीक है। अब 5 जो 3 है वो 2 में जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा 2 में। तो 2 में जोड़ के मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1 + 1 1 + 2। अब 2 में जोड़ दो इसको, 3 दूनी 6 और 5 कितना होगा 11/3 हो जाएगा, है ना। तो ये 11 दूनी 11/3 हो जाएगा सर, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे और सोल्व कर दो अपन, ये 3 पलटा मार के ऊपर गुणा होगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 6/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6/11। अब 6/11 किस में जुड़ेगा 1 में जुड़ेगा, तो चलो फिर 1 में जोड़ देंगे अपन, 1 + 1। अब 1 में जोड़ो इसको, 11 × 1 11 और 6 कितना 17/11 हो जाएगा, ये लो। अब ये पलटा मारेगा भैया ऊपर जाके, ये ऊपर जाके वापस पलटा मारेगा, तो ये हो जाएगा 11/7 17। अब इसको इसमें 1 में जोड़ देंगे, 17 × 1 17 और 17 और 11 कितना होता है आपका 28/17। या तो ये जवाब मिलेगा ऑप्शन में आपको, और ये नहीं मिलेगा तो आपको मिश्र भिन्न में जवाब देना पड़ेगा। तो 17 × 1 17 कितना बच गया बताइए आपका, 1 से 11/17 भी कह सकते थे यहाँ से, है ना। डायरेक्ट ये 1 से 11/17 यहाँ से मिल जाता था आपको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1 से 11/17 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ये बिल्कुल सिंपली काफी आसानी से नोट कर दिया आपने। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी मॉडल पेपर नंबर 6 मॉक टेस्ट नंबर 6, जो काफी अच्छा था और काफी इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार से एग्जाम तक अगर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, अच्छे से देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासें हम आपको रोजाना लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।